गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज के वीडियो में भारत की जो जनसंख्या नीति है उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। साथ ही वर्तमान में दो जो विभिन्न स्टेट्स हैं, राज्य हैं, विशेषकर हम आसाम की और यूपी के संदर्भ में, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात कर रहे हैं। और इन्होंने जनसंख्या नियंत्रण के संदर्भ में अपनी नई जनसंख्या जो नीति है उसके लाने की बात इन्होंने कही है। और वर्तमान में जिस तरह से भारत की जो जनसंख्या की जो वृद्धि हो रही है, हम जल्दी ही दुनिया की सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश के रूप में आएंगे। लेकिन ये कोई इस तरह का अचीवमेंट नहीं है, क्योंकि जनसंख्या और संसाधन का जो अनुपात है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो से पूर्व मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मैंने पॉपुलेशन ज्योग्राफी से जब संबंधित थ्योरीज के वीडियो शेयर किया आप लोगों को, और एक पॉपुलेशन रिसोर्स जो रेशियो होता है, जनसंख्या जो संसाधन अनुपात होता है, उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो शेयर किया है, वो आप ज़रूर देखें, जिससे कि आपको ये जो जनसंख्या जो नीति होती है उसको कॉन्सेप्चुअल लेवल पे आपको समझने में आसानी होती है। अगर हम जनसंख्या नीति को परिभाषित स्तर पर समझना चाहें तो जनसंख्या जो नीति होती है वो किसी भी सरकार के द्वारा जनसंख्या नियंत्रण के संदर्भ में जो विभिन्न कार्यक्रम होते हैं या विभिन्न जो नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं, उन सबको जनसंख्या नीति के अंदर शामिल करते हैं। इनका जो उद्देश्य जो होता है वो जनसंख्या के गुणात्मक और जो मात्रात्मक दोनों तरह की जो चीज़ें हैं, संख्यात्मक जो जिसे कहें, तो संख्यात्मक स्तर पर चाहे वो जन्म दर हो, चाहे वो मृत्यु दर हो, चाहे वो मातृत्व मृत्यु दर हो, इन सभी विषयों को शामिल करते हैं। या वार्षिक वृद्धि दर हो, दशकीय वृद्धि दर हो, ये सब संख्यात्मक मान जो हैं इनका ध्यान रखा जाता है। साथ ही जब हम गुणात्मक चीज़ की हम बात करते हैं तो बेहतर जीवन स्तर की बात करते हैं, बेहतर शिक्षा की बात करते हैं, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करते हैं, लोगों को बेहतर रोजगार के अवसर की उपलब्धता की बात करते हैं। तो जनसंख्या नीति के जो उद्देश्य हैं बड़े व्यापक होते हैं। और भारत के संदर्भ में बात करें तो यहाँ हम जब जनसंख्या नीति की बात करते हैं तो वैश्विक स्तर पर जब समझने की बात करें तो एक जनसंख्या जो नीति होती है, हम विकासशील राष्ट्रों को अलग रख सकते हैं और जो विकसित राष्ट्र हैं उनको अलग रख सकते हैं, क्योंकि दोनों की जनसंख्या का जो आकार है और उनकी जनसंख्या की जो वृद्धि की जो दर है, बहुत अंतर हमें देखने को मिलता है। जहां विकासशील जो राष्ट्र हैं वहां उनकी जो दशकीय या वार्षिक जो जनसंख्या वृद्धि दर बहुत ज़्यादा होती है, इनकी जनसंख्या बहुत तेज़ी से इंक्रीज कर रही है, जबकि विकासशील जो राष्ट्र हैं वहाँ की जो जन्म दर जो है, या हम ये कहें कि जनसंख्या वृद्धि दर जो है काफ़ी कम है। तो ऐसे राष्ट्रों के अंदर जहाँ जनसंख्या वृद्धि दर कम होती है, कई राष्ट्रों के अंदर नकारात्मक जो स्थिति होती है, वहाँ जो विकसित जो राष्ट्र हैं वो अपनी जनसंख्या नीति के अंदर जनसंख्या को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन की बात करते हैं। वहीं जो भारत जैसे विकासशील जो राष्ट्र हैं जिनकी जनसंख्या की जो वृद्धि दर काफ़ी अधिक है, वहाँ मुख्य उद्देश्य होता है कि किस तरह से हम जन्म दर को नियंत्रित करें, साथ ही जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनको आम जन तक पहुंचाएं। ये सब जो विषय हैं बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम भारत के अंदर जनसंख्या नीति के डेवलपमेंट की बात करें तो ऐसे जो, अगर हम स्वतंत्रता से पूर्व की बात करें तो स्वतंत्रता के पूर्व के जो 30 वर्ष थे वहाँ हमारी जो जनसंख्या वृद्धि दर जो थी बहुत कम रही, लगभग 1% के आसपास रही। लेकिन धीरे धीरे जब स्वतंत्रता के बाद हमने जनसंख्या की नीति के संदर्भ में कई जो नीतिगत फैसले भी लिए, बहुत संस्थागत प्रयास किए, उसके बावजूद जो है हमारी जो जनसंख्या नीति को हम व्यवहारिक रूप से या एप्लीकेशन फॉर्म में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। इस कारण से हमारी जनसंख्या की जो वृद्धि दर थी वो बहुत ज़्यादा रही। तो इस तरह के जो विषय हैं जो डेवलपिंग और डेवलपर कंट्रीज के संदर्भ में, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरा एक वीडियो है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के ऊपर, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत, जो थॉमसन और नॉटस्टीन ने दिया था, और उन्होंने किस तरह से एक राष्ट्र जो होता है एक कृषिगत अर्थव्यवस्था से, एक विकासशील अर्थव्यवस्था से, एक बेहतर जो इंडस्ट्रियल जो है या औद्योगिक जो अर्थव्यवस्था है, या एक डेवलप्ड स्थिति में किस तरह से पहुंचता है, उसकी जो अलग अलग जो स्टेजेस हैं उनको आप समझेंगे तो किसी भी राष्ट्र की जनसंख्या नीति के निर्धारण में
जो थॉमसन और नॉर्टस्टीन का जो दिया गया जो प्रिंसिपल था बहुत महत्वपूर्ण है, आप उसको आप जरूर देखें। अगर हम भारत की बात करें तो अगर हम जनगणना की बात करें तो एक निश्चित समय अंतराल में जब जनसंख्या की गणना की जाती है तो उसको हम जनगणना कहते हैं। अब जनगणना की परिभाषा हमने इसलिए दी है यहाँ पे क्योंकि जनसंख्या के नीति को के बनाने में और जो लक्ष्य हमारे द्वारा तय किए जाएंगे वो उस जनगणना के द्वारा प्राप्त किए गए आंकड़ों के आधार पर तय होंगे। और भारत में 1872 में प्रथम जनगणना की, लेकिन वो पूरे भारत के संदर्भ में नहीं थी। और पहली बार है जो भारत में 1881 के अंदर पूरे भारत के अंदर जो है पॉपुलेशन की जनगणना की गई। फिर हर 10 वर्ष के अंतराल के अंदर ये जनगणना की जाती है। इसका उद्देश्य यही है कि जो हमारे जो तय लक्ष्य हैं उनको हमने कितना अचीव किया और आने वाले समय के लिए हमें जो लक्ष्यों का निर्धारण करेंगे, जो भी कार्यक्रम उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हम तय करेंगे या नियोजन की जिन प्रक्रियाओं के द्वारा हम उन लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए आधार जो होगा, जो बेस होगा, ये जो हमारी जो जनगणना होती है वही होता है। अब यहाँ कुछ वर्ड्स हैं जो आपको एक पूर्व में हमने वीडियो शेयर किया था, वहाँ भी हमने जन्म दर, मृत्यु दर, प्रजननता और जो असोदित जन्म दर या असोदित मृत्यु दर, इनके ऊपर आप लोगों से चर्चा की थी। पुनः हम कुछ विषयों को आपके सामने रख रहे हैं कि असोदित जन्म दर क्या होती है, यानी क्रूड बर्थ रेट जो होती है वो एक मिड वर्ष के अंदर जो प्रति हजार जनसंख्या के अनुपात में जो जीवित जो जन्मे जो बच्चे होते हैं उनकी संख्या को व्यक्त करती है, जिसको हम जो है CBR इक्वल टू BI/P इंटू जो 1000 जो होता है उसके मल्टीप्लिकेशन में हम देखते हैं। जहाँ CBR क्रूड बर्थ रेट होती है वहीं BI जो बर्थ ड्यूरिंग द ईयर जो होते हैं उनको, और एस्टिमेटेड जो मिड ईयर पॉपुलेशन होती है उसको हम P से यहाँ डिनोट करते हैं। यानी सिंपल सा ये है कि प्रति हजार जनसंख्या के अनुपात में जो जीवित जो जन्म वाले जो बच्चे होते हैं उनको हम क्रूड बर्थ रेट के अंदर शामिल करते हैं। इसी तरह से हम बात करें कि मृत्यु दर की बात करें तो अगर सामान्य मृत्यु दर की जब हम परिभाषा की बात करते हैं तो जब कोई जन्म ले लेता है उसके बाद जब वो परमानेंटली डिसअपियर हो जाता है, यानी उसकी मृत्यु हो जाती है, उसका कोई एविडेंस नहीं रहता है, तो उसको हम मृत्यु दर की परिभाषा के अंदर शामिल करते हैं। यानी कि मोर्टेलिटी इज द परमानेंट डिसअपियरेंस ऑफ एविडेंस ऑफ लाइफ एट एनी टाइम आफ्टर बर्थ हैज टेकन, यानी जन्म के बाद कभी भी इस तरह की स्थिति होती है तो उसको हम मृत्यु दर की बात करते हैं। जबकि असोदित मृत्यु दर या क्रूड डेथ रेट की जब हम बात करते हैं तो प्रति वर्ष में, यानी एक वर्ष में प्रति हजार जनसंख्या के अनुपात में मरने वाले जो व्यक्तियों की संख्या होती है उसको हम असोदित मृत्यु दर के अंदर शामिल करते हैं, जिसको हम CDR इक्वल टू D/P मल्टीप्लिकेशन बाई 1000, यानी D का मतलब नंबर ऑफ डेथ्स और P का मतलब एस्टिमेटेड मिड ईयर पॉपुलेशन फॉर द ईयर को शामिल करते हैं। तो ये कुछ हैं जिनको हमें समझना चाहिए। अब हम भारत की पॉपुलेशन नीति के संदर्भ में बात करें तो एक स्वतंत्रता से पूर्व भी ऐसा नहीं है कि भारत ने जनसंख्या के संदर्भ में जो प्रयास थे वो स्वतंत्रता के बाद किए। स्वतंत्रता से पूर्व के अंदर भी चाहे आप 1929 की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता के अंदर इस तरह की समिति का गठन भी किया गया था जिसमें जनसंख्या नियंत्रण के ऊपर प्रयास करने की बात की गई थी। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा प्रयास पहले नहीं हुआ, लेकिन भारत ने स्वतंत्रता के बाद वास्तव में एक अफेक्टिव रूप से पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए जनसंख्या नीति का प्रतिपादन किया। यानी दुनिया में या जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसमें भारत जो है एक अग्रणीय राष्ट्र रहा जिसने 1951-52 के अंदर सकारात्मक जो जनसंख्या नीति है उसका प्रतिपादन किया। ये अलग विषय है कि इतने पूर्व के अंदर हमने जनसंख्या नीति का प्रतिपादन किया लेकिन हम उन लक्ष्यों को या उन मानदंडों को प्राप्त नहीं कर पाए जो होने चाहिए थे, वो एक अलग विषय है। लेकिन विकासशील राष्ट्रों में, पहल करने वाले राष्ट्रों में भारत की स्थिति रही है। और जैसे मैंने कहा कि स्वतंत्रता से पूर्व जो औसत जो जनसंख्या वृद्धि दर थी वो हमारी बहुत कम थी। तात्कालिक समय के अंदर जो चिकित्सा सुविधाओं की बात करें, बहुत विभिन्न प्रकार की जो महामारी आई उनकी बात करें तो वहाँ जो डेथ रेट जो थी और जो जन्म के बाद जो मृत्यु दर जो थी वो दोनों ही बहुत ज़्यादा थी। इसलिए हमारी तब जो औसत जनसंख्या वृद्धि आपकी 1.3% के आसपास रही और 1970-81 के अंदर हमारी मैक्सिमम साइड के अंदर हम गए। अधिकतम जो जनसंख्या वृद्धि जो रही हमारी 2.22%।
अब यहाँ कुछ फैक्ट्स हैं जो इंडिया के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इन चीज़ों को हम थोड़ा सा समझना चाह रहे हैं, जिससे कि आगे हम कॉन्सेप्चुअल लेवल को चीज़ों को समझ सकें। क्योंकि फैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फैक्ट आपको चीज़ों को समझने में और आप जब कोई भी आंसर लिखते हैं उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कॉन्सेप्चुअल लेवल को समझना है, किसी भी राष्ट्र की पॉपुलेशन पॉलिसी को समझना है तो आप माल्थस की थ्योरी को पढ़िए, या आप डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी को पढ़िए, आप पॉपुलेशन जो रिसोर्स जो रेशियो है उससे संबंधित जो चीज़ें हैं, मैंने इन तीनों की वीडियो आप लोगों को शेयर किए हैं, उसको आप समझें तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। जब जब जनसंख्या वृद्धि की बात करते हैं तो किसी भी विशेष अंतराल, वो अंतराल अलग अलग हो सकता है, लेकिन जब हम भारत की बात करते हैं तो यहाँ 10 वर्ष के अंदर जो है जो निवासियों की संख्या में जो परिवर्तन होता है उसको हम जनसंख्या वृद्धि के अंदर शामिल करते हैं, और प्रतिवर्ष होने वाला जो परिवर्तन होता है उसको हम वार्षिक वृद्धि दर के अंदर शामिल करते हैं। यहाँ भारत के संदर्भ में जो ये हम जो आपको आंकड़ा दिखा रहे हैं उसका उद्देश्य ये है कि विभिन्न जो दशकों के अंदर जो हमें वृद्धि हुई वो उसको हम यहाँ दिखा रहे हैं जो लगातार रूप से बढ़ रही है। लेकिन जो वार्षिक वृद्धि दर है उसमें आप देखें तो 51 के बाद जो है हमारी वार्षिक वृद्धि दर लगातार बढ़ रही है। 51 में 1.25, 61 के अंदर 1.96, 71 में 2.20 और 81 के अंदर 2.22, यानी हम मैक्सिमम साइज हम यहाँ चले गए। उसके बाद हमारी जो पॉपुलेशन है 1981 के बाद धीरे धीरे गिर रही है, लेकिन हमारा जो आकार है, जो हमारा जो साइज है पॉपुलेशन की, वो इतनी ज़्यादा है कि हमारी वार्षिक वृद्धि दर गिरने के बावजूद भी हमारी जो टोटल जो या कुल पॉपुलेशन जो है वो उतना तेज़ी से नीचे नहीं आ पा रहा है। अब हमने कहा कि हमने विकासशील राष्ट्रों में सर्वाधिक सबसे पहले पहल करने वाले राष्ट्रों में है। उसके बाद विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में जनसंख्या नियंत्रण के संदर्भ में या नीतिगत जो प्रयास है वो किए भी गए। अगर हम प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1951-56 के अंदर इन फैक्टर्स के ऊपर हमने ज़रूर ध्यान दिया कि हमें जनसंख्या है उसको नियंत्रित करना चाहिए, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो नीतिगत प्रयास एक फील्ड में होने चाहिए, यानी हमने उन विषयों के ऊपर चर्चा की, हमने उन विषयों के ऊपर कुछ लक्ष्य निर्धारित किए, लेकिन उन लक्ष्यों को अचीव करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो फैसिलिटीज जो होती हैं उनकी बात हमने यहाँ पर नहीं की। एक जन चेतना की बात हमने की, परिवार नियोजन के संदर्भ में हमने लोगों को अवेयर करने की कोशिश भी की, लेकिन ऐसा हमने जो हेल्थ सेंटर्स हैं उनको उपलब्ध करवाने की भी बात की, लेकिन जितनी आवश्यकता हमको रही उतनी हम पहुंच नहीं पाए। साथ ही हमारे पास एजुकेशन लेवल कम था, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर कम था, हमारे पास जो फीमेल लिटरेसी रेट इतनी कम थी कि हम इन टारगेट्स को अचीव करने में या उन वहाँ तक पहुँचाने में हम सफल नहीं हुए। फिर द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें तो यहाँ 1956-61 के अंदर जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था उसके अंदर हमने स्वेच्छा से नसबंदी के प्रोविजंस किए, लेकिन इनको हमने इम्पोज नहीं किया, और स्वेच्छा से जो है हमारे जो सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य इस तरह के थे, लोगों ने इनको स्वीकार नहीं किया। और तात्कालिक जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था पूरे देश के अंदर 1469 परिवार नियोजन केंद्र स्थापित भी किए गए, लेकिन इतने बड़े देश के लिए, इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए ये कोई बहुत बड़ा ऐसा कोई प्रयास नहीं था। लेकिन इनिशिएटिव जो है धीरे धीरे हमारे यहाँ पर लिए गए। तृतीय पंचवर्षीय योजना की बात करें तो यहाँ एक क्लियर पॉपुलेशन पॉलिसी जो है सबसे पहले घोषित की गई। ये इस तरह के सवाल विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आप लोगों से पूछे जाते हैं कि भारत ने एक स्पष्ट पॉपुलेशन पॉलिसी जो है उसकी घोषणा किस 5 ईयर प्लान में की, तो 1961-66 के अंदर थर्ड 5 ईयर प्लान था। इसका जो अप्रोच जो थी वो एक क्लिनिकल अप्रोच से हम एक एक्सटेंशन एजुकेशनल अप्रोच की तरफ गए। इसका मतलब ये है कि जहां हम परिवार नियोजन केंद्रों की बात कर रहे थे, हम स्वास्थ्य केंद्रों की बात कर रहे थे, तो यहाँ इन्होंने ये कहा कि भाई जब तक एजुकेशन को नहीं हम पहुँचाएंगे लोगों तक, तब तक आपके इनोवेटिव जो अप्रोच है या नवाचार के द्वारा जो लोगों को जागरूक करने के जो प्रयास हैं वो सफल नहीं हो सकते। तो एक बड़ा एक परिवर्तन भी आया सोच में कि हम क्लिनिकल अप्रोच के साथ साथ हम जो एजुकेशन जो अप्रोच है, एक्सटेंशन एजुकेशन अप्रोच है, उसके जो विस्तार की जो बात है हमने यहाँ पर थर्ड जो 5 ईयर प्लान था वहाँ की। और जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी 69-74 के अंदर हमने छोटे परिवार को या परिवार नियोजन जैसे विषय थे
उनको लेके आए, हमारे कुछ टारगेट्स यहाँ रखे। यहाँ हमने जन्म दर जो है तात्कालिक रूप से 39 पर 1000 थी, उसको घटाकर 78-79 में 23 पर 1000 थी, यानी 1978-79 में 23 प्रति हज़ार करने का लक्ष्य रखा। भले ही हमने वो अचीव नहीं किया, उतनी सुविधाएं हमारे पास नहीं थी, हमारे पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन हमने कुछ जो लक्ष्य है तात्कालिक रूप से हमने रखे। कुछ जो चौथी पंचवर्षीय योजनाओं के अंदर हमने दीर्घकालिक जो उद्देश्य थे उनको लेकर हम चले, और उद्देश्य ये था कि जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, उनको हम छोटे से स्तर तक, केंद्र से जो पेरिफेरी का जो एरिया होता है, परिधीय जो क्षेत्र होता है, वहाँ तक स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध करवाने की जो बात थी, वो चौथी पंचवर्षीय योजना है उसमें हमने की। और पांचवी जो पंचवर्षीय योजना जो 74-79 के अंदर आई, वहाँ पर बाध्यता, आर्थिक प्रोत्साहन के साथ साथ दंड का प्रोविज़न, गर्भपात को वैधता आदि जो है उनको शामिल किया। और यहीं पर हमने एक व्यापक जो जनसंख्या जो नीति थी हमारी 1976 के अंदर, ये पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंदर हमने जनसंख्या नीति को लेके आए। और उनका जो उद्देश्य था वो जो था जनसंख्या की जो जन्म दर है, जनसंख्या की जो ग्रोथ है, हमारी जो वृद्धि है, उसको कम करना। यहीं पर हमने जो विवाह की जो आयु है उसमें वृद्धि करने की बात की, और परिवार नियोजन को प्रोत्साहित किया, महिला एजुकेशन की हमने बात की। तो और यहाँ हमने जनसंख्या नीति का जो लक्ष्य था जन्म दर का, वो 35 प्रति हज़ार से घटाकर हमने 23 प्रति हज़ार करने का हमने यहाँ लक्ष्य रखा। अगर यहाँ के प्रोविजंस की बात करें तो यहाँ एक इन्होंने क्या किया कि भारत सरकार ने इस नीति के अंदर जो बंध्याकरण की जो प्रक्रिया होती है उसको राज्य सरकारों से अपील की कि उसको वो लागू करें। एक तरह से इन्होंने अभाव में, हमारे पास फैसिलिटीज़ की साधनों की कमी थी, इसलिए इसको अनिवार्यता घोषित नहीं किया, लेकिन फिर भी एक प्रेशराइज फॉर्म के अंदर इस चीज़ को 1976 की जो पॉलिसी थी, पॉपुलेशन पॉलिसी, वहाँ लेके आए। विवाह की न्यूनतम आयु को बढ़ाने की बात इन्होंने की। सबसे पहले यहाँ लड़कियों की विवाह की आयु 15 वर्ष से 18 वर्ष, और लड़कों की जो आयु है विवाह की वो 18 वर्ष से 21 वर्ष जो करने की बात थी। ये 1976 की जो हमारी पॉपुलेशन पॉलिसी है उसके अंदर हमने करी। वित्तीय जो प्रोविजंस है, जो केंद्र सरकार के द्वारा जो स्टेट गवर्नमेंट को, राज्य सरकार को जो आर्थिक सहायता दी जाती थी, इन्होंने ये प्रोविज़न किया इस नीति के अंदर। उस दी जाने वाली राज्य को आर्थिक सहायता का 8% जो व्यय है वो विभिन्न जो परिवार नियोजन जो कार्यक्रम है उसके अंदर व्यय करना पड़ेगा। और एजुकेशन की जो बात हम करते हैं कि जो हमने थर्ड फाइव ईयर प्लान के अंदर हमने क्लिनिकल अप्रोच से जब हम एक्सटेंशन एजुकेशनल अप्रोच की तरफ गए, तो यहाँ उसको वापस प्रोत्साहन किया। पॉपुलेशन को अध्ययन का एक पाठ्यक्रम के अंदर शामिल किया, जिससे कि जो लड़के और लड़कियों को जो जनसंख्या के संदर्भ में जागरूकता या सरकार के जो नीतिगत जो प्रयास है उसके संदर्भ में जागरूक किया जा सके। छोटी वय परिवार का जो सिद्धांत था, सबसे पहले यहाँ पर कई लोगों कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया, उनके ऊपर परिवार जो नियोजन के जो लक्ष्य थे उनके लिए ऊपर बाध्यकारी प्रयास भी किए गए, और लोगों को बाध्यकरण के लिए प्रोत्साहित किया। अगर वो इस तरह का 2 बच्चों के पकाता है तो 150 रुपये, 3 बच्चों पे 100 रुपये। तो इस तरह के अनुदान के द्वारा या वित्तीय प्रोत्साहन के द्वारा भी यहाँ पर प्रयास किए गए। इनकम टैक्स के अंदर जो रिलैक्सेशन की बात जो है यहाँ पर की गई, यानी यहाँ एक बहुआयामी जो दृष्टिकोण था जो 1976 की जो जनसंख्या नीति थी उसके अंदर लेके आए। फिर 1977 के अंदर इसके अंदर कुछ संशोधन भी किए गए, और यहाँ जो हमारा परिवार नियोजन कार्यक्रम था उसको नाम बदला, क्योंकि हमारी जो सामाजिक और सांस्कृतिक जो संरचनाएं हैं वहाँ पर परिवार नियोजन जैसा जो शब्द था उसको स्वीकार करने में लोगों को बड़ी प्रॉब्लम थी, उसके साथ वो घृणा जैसा व्यवहार करते थे। तो इस कार्यक्रम का जो नाम बदलकर फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम यानी परिवार कल्याण कार्यक्रम रख दिया गया। तो इस तरह के जो प्रयास हैं यहाँ पर किए गए। कृत्रिम जो प्रयास जो होते हैं जन्म दर को घटाने के लिए, उनकी बात की। छोटे परिवार को यानी कि हम दो हमारे दो की जो बात है
उसको यहाँ लोगों तक प्रसारित जो करने की बात है गुनी संशोधन के अंदर की गई। तो इस तरह के जो प्रयास हैं विभिन्न पंचवर्षीय योजना के अंदर, जब हम 5वीं की बात कर रहे हैं तो यहाँ 76 और 77 की बात हमने की। 6ठी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो वो जो नीतिगत जो प्रयास जो जनसंख्या के नीति के संदर्भ में किए गए थे उनको रखा, लेकिन जो हमारे जो टारगेट्स थे उसके अंदर परिवर्तन किया। जन्म दर को घटाकर 33 प्रति हज़ार करने का हमने लक्ष्य रखा। जो प्रजनन आयु वर्ग जो होती है उसके 36% जो दंपति थे वहाँ तक परिवार नियोजन जो कार्यक्रम था उसको उन लोगों को उसमें शामिल करने का प्रयास जो है, या वो जो टारगेट है 6ठी पंचवर्षीय योजना 1980-85 के अंदर हमने रखा। 7वीं पंचवर्षीय योजना थी, जो पूर्व के जो प्रोविजंस जो जनसंख्या नीति के संदर्भ में लाए गए वो एज यूजुअल रहे, लेकिन उसके अंदर जो हमारे लक्ष्य थे उनको हमने परिवर्तित करने की बात की। यहाँ एक लक्ष्य रखा, बहुत बड़ा विषय था कि स्त्रियों की जो आयु है उसको 20 वर्ष करें, लेकिन ये इसको हम इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं कर पाए। हमारे दो बच्चों की जो पॉलिसी थी उसको लोगों को प्रोत्साहित किया, और जो परिवार नियोजन के संदर्भ में जो प्रजनन आयु वर्ग के जो लोग थे उनको जहाँ 6ठी में 36% दंपतियों को शामिल करने की बात थी, यहाँ पर 42% जो प्रजनन आयु वर्ग के जो दंपति थे उनको इसमें शामिल करने की बात की, और सभी बच्चों को और माताओं को टीकाकरण की बात की। शिशु मृत्यु दर को 90 प्रति हज़ार लाने का लक्ष्य रखा। जो क्रूड बर्थ रेट जो होती है उसको 29.1 को अचीव करने का लक्ष्य रखा। क्रूड जो डेथ रेट होती है उसको 10.4 तक लाने का लक्ष्य रखा। 8वीं जो पंचवर्षीय योजना है जो 1992 से 97, जिसमें हमने जो क्रूड बर्थ रेट है उसका टारगेट हमने 26 प्रति हज़ार रखा, और जो शिशु मृत्यु दर होती है उसको 70 प्रति हज़ार लाने का लक्ष्य रखा। और यहाँ जो प्रजनन आयु वर्ग के जो दंपति थे उसके अंदर 56% जो उस आयु वर्ग के जो लोग थे उनको परिवार नियोजन के अंदर जो शामिल करने की बात की गई। फिर 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर हम जो हमारी 2000 की जो जनसंख्या जो नीति है उसको हम लेके आए, जिसको हम न्यू नेशनल पॉलिसी 2000 कहते हैं, या 2000 की नई जनसंख्या नीति। जो उसके बाद कोई नीतिगत रूप से कोई व्यापक जनसंख्या नीति हम नहीं लेके आए, तो अंतिम जो जनसंख्या के ऊपर जो हम नीतिगत या नीति लेके आए थे वो 2000 है। ये अलग बात है कि विभिन्न 5 ईयर प्लान्स के अंदर या विभिन्न जो योजनाएं वो नीति आयोग के द्वारा जो अलग अलग समय पर कुछ मीटिंग्स का आयोजन किया जाता है, कुछ सुधारात्मक प्रयास किए जाते हैं। और तो यहाँ अगर हम 2000 की जनसंख्या नीति की बात करें तो यहाँ 3 तरह के जो लक्ष्य है वो रखे गए। एक तो तात्कालिक जो लक्ष्य है, यानी जहाँ तात्कालिक जो लक्ष्य है इसके अंदर परिवार नियोजन के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो फैसिलिटीज़ है उसको उपलब्ध करवाने की बात की, यानी गर्भ निरोधक की आपूर्ति की बात की, स्वास्थ्य ढांचे के विस्तार की बात की। जबकि मध्यकालीन लक्ष्य हमने रखा प्रजनन दर को, यानी एक जो महिला के द्वारा कितने बच्चों को जन्म दिया जाता है उसको प्रजनन दर कहते हैं, उसको हमने मध्यकालिक रूप से 2.1 जो है उसको लाने का काम किया। और ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि क्यों रखा हमने 2.1, तो आपको आगे भी मैं बताऊंगा कि जो प्रजनन दर जो 2.1 जो होती है वो किसी भी जनसंख्या की स्तर के लिए एक आदर्श स्तर माना जाता है। यानी अगर आपकी 2.1 जो प्रजनन दर आ जाती है तो धीरे धीरे आप जनसंख्या स्थिरता की तरफ पहुंचने वाले होते हैं। और दीर्घकालिक लक्ष्यों की बात करें तो हमने 2045 तक जनसंख्या को स्थिर करने का जो लक्ष्य है उसको रखा। अब यहाँ कुछ जो लक्ष्य जो 2000 में हमने रखे उसमें शिशु मृत्यु दर को 70 से प्रति हज़ार से 30 प्रति हज़ार लाने की बात की, और मातृत्व जो महिलाओं की जो मृत्यु हो जाती है प्रेगनेंसी के समय, तो उस टाइम प्रति 1 लाख जीवित जन्मों के अनुपात में 100 से कम लाना, यानी 1 लाख पर जब बच्चे के जन्म पर जो माताओं की जो मृत्यु होती है उसको हम 100 से कम लाने का जो टारगेट है यहाँ रखा गया। और रोग प्रतिरोधकता के संदर्भ में वैक्सीनेशन के ऊपर जोर दिया। कम से कम जो 80% जो डिलीवरीज होती हैं वो एक सरकारी जो तंत्र है या नियमित जो डिस्पेंसरी हॉस्पिटल या जो दक्ष जो दाइयाँ होती हैं या मेडिकल जो स्टाफ होता है उनके द्वारा होनी चाहिए। 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य जो शिक्षा है, तो ये जो अनिवार्य शिक्षा वाली जो बात है ये जनसंख्या के अंदर जो गुणात्मक
जो सुधारात्मक जो लक्ष्य रखते हैं उसके अंदर शामिल करेंगे। और जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल छोड़ने वाले जो छात्रों को की जो दर थी उसको 20% से नीचे लाने का, और स्पेसिफिकली जो लड़कियों के द्वारा जो स्कूल को मिड के अंदर छोड़ दिया जाता है उसको इन्होंने टारगेट रखा। और 2010 तक प्रत्येक गांव, नगर, कस्बे में शिशु स्वास्थ्य, नवजात शिशु स्वास्थ्य, गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी जो बेसिक जो नीड्स होती हैं उनको उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा। 18 वर्ष से कम आयु वाली लड़कियों के लिए विवाह पर पूर्णतः अंकुश, ये कानूनी प्रावधान हमारे किया हुआ है। और 2 बच्चों वाले छोटे परिवार को प्रोत्साहन की बात की गई। जो महिलाएं 21 वर्ष की आयु के बाद विवाह करती हैं और दूसरे बच्चे के पैदा होने के परिवार नियोजन को अपनाती है उनको प्रोत्साहन की बात इन्होंने की। जन्म, मृत्यु, विवाह पंजीकरण को अनिवार्य बनाया गया। और कुल उत्पादकता दर 2.1 प्रतिस्थापन जो हमारा जो मध्यकालीन जो लक्ष्य है उसके अंदर यहाँ शामिल किया गया। तो ये जो हमने जो टारगेट्स रखे ये 2000 में रखे और वर्तमान में हम उनको कितना अचीव कर पाए, इसका जो विश्लेषण है हम आगे करेंगे, कुछ फैक्ट्स के आधार पे आपको समझाएंगे। लेकिन फिर भी हम एक एनालिटिकल जो इशू है, क्योंकि मैंने कहा कि जब जनसंख्या नीति के संदर्भ में कुछ तथ्यात्मक चीज़ें आप पेश कर सकते हो लेकिन सब चीज़ें आप नहीं रट सकते। लेकिन कॉन्सेप्चुअल लेवल पर जब हम यूपीएससी की बात करते हैं तो विगत वर्ष के अंदर पिछले साल के में भी इस तरह का जनसंख्या वृद्धि से संबंधित एक सवाल आया था। तो उसके ऊपर भी हम आज का जो वीडियो है उसमें हम चर्चा करेंगे कि जनसंख्या जो नीति जो होती है उसको जब हम व्यवहारिक धरातल पर लागू करते हैं तो किन किन विषयों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। इन चीज़ों को हम देखेंगे। ये कुछ डायग्राम के अंदर जो जनसंख्या का जो आकार है, भले यूपी जो है क्षेत्रफल में चौथे स्थान पर, लेकिन पॉपुलेशन के अंदर पहला है, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार है। तो ये इस तरह के जो कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस है जो 2000 की जनगणना पे बेस्ड है, तो ये आपसे परीक्षा में पूछ जाते हैं। यहाँ हमने वही जो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है उसको हमने दिखाया है कि किस किस साल के अंदर जो 2011 की अंतिम जो जनगणना थी वहाँ पर हम 121 करोड़ की जो जनसंख्या है उसको हम प्राप्त कर चुके हैं। अब यहाँ हम ये जो टारगेट है ये हमने जो दशकीय जो वृद्धि है उसको हम दिखा रहे हैं जो 1951-61 से लेकर निरंतर बढ़ रही है। लेकिन 61-71 के बाद जो 24.8 था और उसके बाद धीरे धीरे जो डिग्रेडेशन है वो हो रहा है। तो इस तरह के जो सवाल है यहाँ आपसे पूछे जाते हैं कि जो दशकीय जो वृद्धि थी वो 71 तक सर्वाधिक हुई, उसके बाद धीरे धीरे 71-81 से उसके अंदर जो गिरावट है वो हमें देखने को मिली। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो 2011 की जनगणना के अंदर निकल के आए, जिसमें कुछ जैसे अगर हम छोटे बच्चों की बात करें तो 6 साल के बच्चों का प्रतिशत कुल पॉपुलेशन में 13.6% है। हमारी जो दशकीय वृद्धि है 17.7% है। वार्षिक वृद्धि दर 1.64% है। लिंग अनुपात हमारा 943 है। तो ये कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। शिशु मृत्यु दर 34 है, जन्म दर 20.4% वो है, मृत्यु दर जो है 6.4 है, मातृत्व मृत्यु दर जो है 130 है, जो हम बहुत पहले से हमारा जो टारगेट है वो 100 से नीचे लाना था, जो प्रति लाख जो जन्म पर जो माताओं की जो मृत्यु होती है वो हमारा टारगेट रहा है, लेकिन उसको अभी तक हम अचीव नहीं कर पा रहे। यहाँ जो है ये कुछ महत्वपूर्ण जो 2011 से संबंधित आंकड़े हैं जो आपसे परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है कि एसोदित जो जन्म दर है, क्रूड जो बर्थ रेट है, जो 1951 के अंदर 40.8 थी, जो 2011 में 23 पे हम लेके आए। और जो शिशु मृत्यु दर है वो 1951 में 146 थी, 2011 में 50 है। और क्रूड जो डेथ रेट है वो 1951 में 25 थी, 2011 में 7 है। आयु जो प्रत्याशा है हमारी जो 51 में 37 थी, वर्तमान के अंदर 64 है, यानी औसत जो आयु है वो 64 पे है, बहुत महत्वपूर्ण है। और कुल जो प्रजनन जो दर है 51 के अंदर 6 थी, और जो 2011 के अंदर अभी भी हम 2.6 जो है 2011 में हम अचीव कर पाए। और हमारा जो मध्यकालीन जो लक्ष्य था 2000 की जनसंख्या के अंदर भी वो 2.1, क्योंकि मैंने कहा कि 2.1 एक वैसा एक स्टैंडर्ड है जो जनसंख्या की स्थिरता के लिए अनिवार्य है। अब यहाँ मैंने जब बात की तो माल्थस ने अपने जो सिद्धांत में ये कहा था कि जो जनसंख्या के अंदर जो है जो किस तरह से जो गणात्मक
गणितीय रूप से जो वृद्धि होती है तो जनसंख्या 25 वर्षों में दुगनी हो जाती है। ये अलग विषय है कि ये अलग अलग राष्ट्रों के ऊपर लागू नहीं होती, लेकिन जनसंख्या के संदर्भ में जो इन्होंने विचार दिए तो किसी भी राष्ट्र की जनसंख्या नीति के निर्धारण के अंदर जो आधार इन्होंने लिए वो बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। इसी तरह से बिग पुश थ्योरी जो है ये हार्वर्ड के हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर थे हार्वे लेविस्टीन। इन्होंने साफ कहा अपने अनुसंधान से कि जनसंख्या वृद्धि जितनी ज़्यादा होती है लोगों की आय के ऊपर उतना ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यानी संसाधनों के ऊपर उतना ही अधिभार होगा तो लोगों की जो आय होगी वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। चीन ने जनसंख्या नीति के संदर्भ में 1980 के अंदर एक बच्चे की पॉलिसी को लेके आए और वर्तमान के अंदर उस नीति के अंदर इन्होंने संशोधन किया और वर्तमान में पुनः जो है वो जनसंख्या को प्रोत्साहित करने वाली जो स्थिति है उसमें आ गए। तो ये जो विषय है, चाहे चीन की जनसंख्या निधि जो 80s में उन्होंने लागू की और वर्तमान के अंदर उनको रिवर्स होना पड़ा, तो क्या कारण रहे, उन विषयों को हम यहाँ शामिल करेंगे जब हम जनसंख्या नीति को समझने की चाहते करते हैं, जब हम उसका विश्लेषणात्मक जब हम अध्ययन करते हैं जनसंख्या के संदर्भ में। तो ये महत्वपूर्ण जो है चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि क्यों जो चीन अपनी जनसंख्या को स्थिरता पर ले आया, लेकिन पुनः वो जनसंख्या को प्रोत्साहित कर रहा है, 2 से अधिक बच्चों को प्रोत्साहित करने की बात कर रहा है। क्यों ऐसी स्थितियां आ रही हैं कि उनको अपनी और हम पुनः अभी तक जनसंख्या को नियंत्रित नहीं कर पा रहे। एक तरह से हम एक कठोर नीति को लाना चाह रहे हैं कि जिससे कि हम जनसंख्या को नीति को के माध्यम से जो जनसंख्या है उसको नियंत्रित कर सकें। तो इन सब विषयों को अभी हम एनालिसिस करेंगे। कुछ रिपोर्ट्स हैं वर्तमान में जो आई हैं उनके ऊपर भी मैं थोड़ा सा आप लोगों से चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि वो चीज़ें आपके लिए एक बेस तैयार करती है। यूएन का जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर है जिसने पॉपुलेशन डिवीज़न जो है उनका, उसने द वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस द 2017 रिवीजन जारी किया और उसमें कहा कि भारत की जो जनसंख्या है 2025 में चीन से अधिक हो जाएगी। इसी तरह की बात इन्होंने संयुक्त राष्ट्र ने यूएन ने वैश्विक आबादी रिपोर्ट 2019 जारी की और इन्होंने कहा कि 2050 तक जो विश्व की जो जनसंख्या है 770 करोड़, यानी अभी जो 7 अरब है, 7.5 अरब है, वो बढ़कर 970 यानी अराउंड जो 10 अरब की जो जनसंख्या है उसके नज़दीक पहुंच जाएगी। अब यहाँ महिला औसत जन्म दर वैश्विक स्तर पे हम बात करना चाह रहे हैं कि 90 में 3.2 थी, 19 के अंदर 2.5 थी और 2050 के अंदर भी हम 2.2 को अचीव करेंगे। जबकि मैंने क्या कहा कि औसत आबादी को बनाए रखने के लिए प्रति महिला औसत जो जन्म दर है 2.1 होनी चाहिए। इसीलिए इन्होंने कहा कि 2050 के अंदर जो जनसंख्या 770 करोड़ से 970 करोड़ हो जाएगी, यानी लगभग 10 अरब को हम अचीव मतलब तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि हमारी जो प्रजनन दर जो है 2050 में भी 2.1 रहेगी, ऐसा जो अनुमान है। ये संयुक्त राष्ट्र की जो रिपोर्ट है जिन्होंने द वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस के ऊपर कुछ 2019 में हाइलाइट्स जो डाले हैं उसके अंदर इन्होंने ये बात कही है। और अगर हम दुनिया का एक कंपैरेटिव स्टडी करें पॉपुलेशन के संदर्भ में, 55 ऐसे देश हैं जिनकी आबादी जो है वो एक तरह से घट रही है। कुछ जो राष्ट्र हैं वो नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के अंदर जा रहे हैं, चाहे वो जर्मनी को भी ले सकते हैं, यूरोप के कुछ देश हैं, रशिया भी उसमें आ रहा है। और एक जो फैक्ट इन्होंने यहाँ इस आबादी रिपोर्ट में इन्होंने रखा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये चीन की जो पॉपुलेशन पॉलिसी के अंदर जो बदलाव आया है उस दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है और वैश्विक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। इन्होंने कहा कि 65 साल से ऊपर के बुजुर्गों की संख्या 5 साल से कम उम्र के बच्चों से ज़्यादा हो चुकी है। यानी हमारे यहाँ पर वैश्विक स्तर पर जो वृद्धों की जो संख्या है वो बच्चों के कंपैरिजन में ज़्यादा हो रही है। अगर इसी स्थिति रही, इस तरह की स्थिति अगर हम ग्लोबली देख पा रहे हैं तो 2050 में छोटे बच्चों से जो 65 वर्ष से जो अधिक जो लोग हैं उनकी जो संख्या होगी वो दुगनी हो जाएगी, भारत के मामले में 3 गुनी हो जाएगी। तो ये जो स्थितियां हैं, तो जो चीन की हमने पॉपुलेशन पॉलिसी को रिवर्स करने की बात की तो ये बहुत बड़ी समस्या वहाँ देखने को मिली कि वहाँ पर जन्म दर बहुत कम हो गई, जो एक युवा और जो बच्चों की संख्या है वो नकारात्मक हो गई और बुजुर्गों की जो संख्या इतनी ज़्यादा हो गई। तो इसका नकारात्मक प्रभाव आप ये देखें कि एक तरह से जो बच्चों की संख्या कम हो गई, बुजुर्गों की जो डिपेंडेंसी होती है राष्ट्रों के ऊपर ज़्यादा होती है
उनकी जो वर्किंग जो एफिशिएंसी होती है वो कम होती है। और आने वाले समय के अंदर अगर आपके पास जो युवा वर्ग नहीं होगा तो आपकी जो डेवलपमेंट की जो स्थितियां हैं उसके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। साथ ही जो एक सामाजिक जो संरचनाएं होती हैं वो टूटने की जो प्रवृत्तियां हैं वो हमें धीरे धीरे देखने को मिलेगी। अब यहाँ इन रिपोर्ट्स के साथ साथ भारत के संदर्भ में भी कुछ विषयों को हम यहाँ लेना चाह रहे हैं कि 2021 में भारत की जो जनसंख्या है, अब यहाँ हमारे पॉजिटिव एस्पेक्ट है, ग्लोबली हम देख रहे हैं वो एक अलग एस्पेक्ट है वर्तमान संदर्भ में। लेकिन वर्तमान के अंदर जो भारत है उसकी जो पॉपुलेशन जो ग्रोथ भले ही ज़्यादा है, लेकिन हमारे यहाँ पर जो युवाओं की जो संख्या है वैश्विक उसमें सबसे ज़्यादा युवाओं की संख्या हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ 2021 की जनसंख्या का अगर हम आकलन करें तो हमारे 53.6% जो पॉपुलेशन है, यानी आधी से ज़्यादा, यानी लगभग 51.6% जो है आयु है वो 29 साल से कम लोगों की है। तो आप ये देखिए कि इससे हमें जो जनांकिकीय जो लाभांश जो होता है जिसकी बात हम अभी करेंगे, और 1/4 जो पॉपुलेशन है वो 14 वर्ष से कम है। तो ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। जनांकिकीय लाभांश यानी कि जिस देश के अंदर युवा तथा कार्यशील जनसंख्या की अधिकता होती है उसको वो आर्थिक लाभ के रूप में परिणित कर सकता है, ऐसा हम कहते हैं। लेकिन यहाँ ये आर्थिक लाभ हम तब प्राप्त करेंगे जब हमारे पास जो यूथ जो पॉपुलेशन है उसको हम एम्प्लॉयमेंट दें, उसके स्किल के अंदर या टेक्निकल जो डेवलपमेंट है, स्किल्ड जो लेबर हमको अचीव होगी तब उसको हम अचीव कर पाएंगे। अन्यथा अगर हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट है, उनको हम स्किल्ड लेबर के रूप में तैयार नहीं कर पा रहे हैं, तो ये जो बेरोजगारों की जो संख्या है हमारी इकोनॉमी के ऊपर एक डिपेंडेंसी का काम करती है। तो एक तरह से आर्थिक लाभ जो जनांकिकीय लाभांश से हम जनांकिकीय जो हानियां होती हैं उसकी तरफ हम चले जाते हैं। तो वर्तमान में अगर वर्तमान इस जो इकोनॉमी का विश्लेषण करें विशेषकर जनसंख्या के संदर्भ में, तो हम जनांकिकीय लाभांश को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उस प्राप्त करने से हम कोसों दूर हैं। हमारे पास बेरोजगारों की संख्या इतनी बड़ी हो गई है, हमारे पास वर्तमान के अंदर वैश्विक जो डिमांड्स हैं उस तरह का स्किल्ड लेबर नहीं है। तो ये जो जनांकिकीय जो हमारी जनसंख्या जो यूथ है वो हमारे रिसोर्स नहीं होकर एक तरह से एक भार के रूप में हम उसको देख सकते हैं। अब एक राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट थी जो 2015-16 में आई, जिसको हम न्यूनतम जो वेल्थ क्विंटल के नाम से कहते हैं, इन्होंने कहा कि एजुकेशन का जो महिलाओं के अंदर जो एजुकेशन होती है उसका प्रभाव जो प्रजनन दर के ऊपर क्या फर्क पड़ता है उसको यहाँ इन्होंने क्लियर करने की कोशिश की। इन्होंने कहा कि महिलाओं के उच्चतम वेल्थ क्वालिटी महिलाओं की अपेक्षा जो सामान्य जो महिलाएं होती हैं उसके औसत 1.6 गुना अधिक बच्चे पाए जाते हैं। यानी जो इनका बेहतर जीवन होता है जिन महिलाओं का, उनके प्रजनन जो दर होती है वो कम होती है, जिनका जीवन स्तर निम्न होता है उनकी प्रजनन दर ज़्यादा होती है। यानी कि समृद्ध से निर्धनता बढ़ने पर 1.5 के स्थान पर 3.2 की प्रजनन दर पाई जाती है। यानी समृद्ध लोग हैं तो वहाँ प्रजनन दर 1.5 है। अगर आप समृद्धता से दूर हैं, निर्धन हैं, गरीब हैं, अशिक्षित हैं और नवाचारों से दूर हैं, तो आपकी जो प्रजनन जो दर है 3.2 है जो भारत में पाई जाती है। ऐसा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण ने 2015-16 की एक रिपोर्ट जारी की, उसमें कहा, इन्होंने साफ ये भी कहा कि जिन महिलाओं ने स्कूल एजुकेशन को अडॉप्ट नहीं किया, यानी एजुकेशन का लेवल कम है, वहाँ प्रजनन जो दर है औसत है वो 3.1 है। और जिन महिलाओं ने जो 12वीं तक जो शिक्षा ग्रहण कर ली उनकी औसत जो प्रजनन दर है 1.7 है। इससे जो बात निकल के आती है वो ये है कि एजुकेशन में और जो महिलाओं की प्रजनन दर है उसके अंदर एक तरह से व्युत्क्रमानुपाती संबंध देखने को मिलता है। यानी एजुकेशन बढ़ेगी तो जो प्रजनन जो दर है वो कम होगी, यानी जो नवाचार है, स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच है या अपने निर्णय लेने की जो क्षमताएं हैं वो बहुत बेहतर होती हैं उनमें। ये बात इन्होंने अपने राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण में इन्होंने की। तो ये एक तरह से जब हम जनसंख्या नीति की बात करते हैं तो हम यहाँ
महिलाओं की, लड़कियों की एजुकेशन पॉलिसी की भी बात करते हैं। अब आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 इकोनॉमिक जो सर्वे है उसकी अगर हम बात करें तो हमारी जो वार्षिक वृद्धि दर 81 में 2.22 थी, वो 2011 से 16 की बात ये कर रहा है कि एक औसत इन्होंने निकाला, वो 1.3 पे आ गई। इसमें कोई डाउट नहीं है कि यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा में कमी आई है, लेकिन जब हम कंपेयर करते हैं, वो कमी इतनी नहीं आई है, लेकिन जब हम कंपेयर करते हैं तो दक्षिण भारत के राज्यों में हो या पंजाब, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, असम, हिमाचल में वार्षिक वृद्धि दर 1% से कम है। लेकिन जो यूपी, बिहार, राजस्थान की बात करें तो इनकी जो वार्षिक वृद्धि दर जो है वो अभी भी 2 से काफ़ी ज़्यादा है। तो ये जो विषय हैं विभिन्न रिपोर्ट्स में हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ ये जो जनसंख्या नीति से संबंधित जब हम बात करते हैं तो जो अभी ये जो विषय है कई मायनों में स्टूडेंट के द्वारा हमारे सामने रखा कि सर इसके ऊपर एक वीडियो बनाइए। तो अब हम उस विश्लेषणात्मक स्थिति में आना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि विभिन्न जो थ्योरीज हैं पॉपुलेशन से वो आप समझें, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है उसको आप समझें। 1980 के अंदर जो पॉलिसी चाइना के द्वारा लेके आए और उन्होंने अब वापस रिवर्स किया, बच्चों की संख्या बढ़ाने की बात की, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। अब और अभी वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा और आसाम की जो सरकार है वो एक तरह से स्टेट पॉपुलेशन पॉलिसी को लेके आ रहे हैं। ये स्वागत योग्य है, लेकिन कुछ जो विषय हैं, क्या हम इन पॉलिसीज को एक राजनीतिक प्रतिबद्धता के साथ निर्व्यक्तिक रूप से बिना किसी राजनीतिक द्वेष के लेके आ रहे हैं? ये बहुत सारे विषय हैं जिनके ऊपर हमें जाना नहीं है, लेकिन हम किसी भी राष्ट्र के द्वारा जब जनसंख्या नीति लाई जा रही है तो क्या वो बाध्यकारी जो प्रभाव है वो नीति के सफल संचालन में काम आएंगे या नहीं आएंगे, इनका हम अभी थोड़ा सा विश्लेषण हम आपके सामने वैसे ही करना चाह रहे हैं। अगर जब चीन की हम बात करते हैं तो समस्या ये आई कि चीन ने अपनी पॉपुलेशन को एक तरह से स्थिरता पर वो लेके आ गए, लेकिन जन्म दर कम होने के बाद वहाँ पर वृद्धों की संख्या बढ़ गई और एक तरह से जो जनांकीय लाभांश की बात, जो युवा जो वर्ग होता है वो उनके अंदर एक अभाव की स्थिति वहाँ देखने को मिली। और आने वाले समय के अंदर जो प्रतिस्पर्धा के युग के अंदर आपको एक युवा स्किल्ड लेबर की ज़रूरत है, वो दीर्घकालिक रूप से वहाँ पर कम होने की स्थिति आ गई। साथ ही इस वन चाइल्ड पॉलिसी ने लोगों को जो है एक फ्री लाइफ स्टैंडर्ड जो है, यानी एक स्वतंत्र जीवन स्तर जीने के लिए प्रेरित किया। लोग बच्चों को एक तरह से एक भार के रूप में समझने लग गए। गवर्नमेंट के द्वारा प्रमोट करने के बावजूद भी अभी कोई चाइना के अंदर जो सकारात्मक जो परिणाम है वो देखने को नहीं मिल रहे। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है कि नीतिगत प्रयास करने के बावजूद भी जनसंख्या नहीं बढ़ेगी, या नीतिगत प्रयास करने के बाद भी जनसंख्या नियंत्रित नहीं होती है। तो इन विषयों के ऊपर चर्चा करना जरूरी है वर्तमान में। अब भले ही यूपी सरकार जो है जनसंख्या नीति लेके आ रही है, या आसाम सरकार जनसंख्या नीति लेके आ रही है, स्वागत योग्य है, लेकिन अमेरिका है उसने आज तक कोई जनसंख्या नीति वो लेके नहीं आया है। फिर भी वहाँ की जो जनसंख्या वृद्धि दर स्थिर है, जनसंख्या की जो वृद्धि है वो स्थिर है। तो हम यहाँ कंपेयर करेंगे, क्या नीतिगत प्रयासों के द्वारा हम जनसंख्या को नियंत्रित कर सकते हैं, या लोगों को एजुकेशनल, इनोवेटिव और एम्प्लॉयमेंट दें तो जिससे कि वे स्वेच्छा से जनसंख्या नियंत्रित करने के प्रयास करें। अगर हम केरल की बात करें तो केरल की जो जन्म दर है वो 1% से कम है और प्रजननता दर जो है वो भी काफ़ी कम है। वहाँ पे सेक्स रेशियो ज़्यादा है, एजुकेशन लेवल ज़्यादा है, तो वहाँ पे जो जनसंख्या है वो नियंत्रित फॉर्म है। और ये कंपैरिजन नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के अंदर हम स्पष्ट देख सकते हैं कि जहाँ एजुकेशन है, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट है, जहाँ पर अवेयरनेस है, वहाँ पर नीतिगत इम्पोज किए बिना भी जनसंख्या जो है नियंत्रित रहती है। और यहाँ अगर हम लोगों को जागरूक नहीं करेंगे, महिलाओं को शिक्षित नहीं करेंगे, महिलाओं को और अधिक अधिकार नहीं देंगे, तो इस तरह के नीतिगत प्रयासों से सकारात्मक जनसंख्या नियंत्रण के जो लक्ष्य हैं वो प्राप्त नहीं हो पाएंगे। अब जनसंख्या नीति जो चीन से हमें कुछ सीखने की भी ज़रूरत है। हमारे यहाँ एक पारिवारिक जो व्यवस्थाएं हैं, एक सामाजिक संरचना है जिसके अंदर विभिन्न तरह के जो रिलेशंस होते हैं, भाई है, बहन होती है, बहन बुआ होती है, और कजन ब्रदर और कजन सिस्टर्स होते हैं। तो क्या वन चाइल्ड पॉलिसी से ये एक जो सामाजिक संरचनाएं जो है वो बिगड़ नहीं जाएगी?
क्या वन चाइल्ड पॉलिसी से एक जो बच्चे का एक व्यक्तित्व का विकास जो दो बच्चों के साथ खेलने से होता है या और बच्चों के साथ खेलने से होता है, उसको हम नहीं रोक पाएंगे? क्या नीतिगत प्रयासों से सरकारी तंत्र के अंदर जो लोग आ रहे हैं उनको हम उन्हीं को लेंगे जो बच्चे जिनके 2 बच्चे होंगे या 1 बच्चे होंगे? तो और उसमें भी जो हमारी जो सामाजिक संरचना है, अभी भी जो एक जो मेल चाइल्ड जो होता है, लड़का जो होता है, उसके प्रति अभी हमारे दृष्टिकोणों में व्यापक परिवर्तन नहीं आया है। तो उस स्थिति के अंदर जो एक गर्भपात की जो लड़कियों की जो समस्याएं हैं वो तेजी से बढ़ेंगी। तो इन कुछ नैतिक जो मूल्य हैं, जो एथिकल जो पॉइंट्स हैं, उनको भी हम इन जनसंख्या नीति को अपनाते टाइम हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो हमें जनसंख्या को नियंत्रित करना चाहिए, क्योंकि जनसंख्या संसाधन का जो अनुपात है वो बहुत तेजी से बिगड़ रहा है। और जनसंख्या जितनी ज़्यादा होगी, संसाधन कम होंगे, तो उस स्थिति में जैसे कि हमने कहा भी कि जो आय है उसके वितरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लोगों की प्रति व्यक्ति आय जो है वो कम हो जाती है, और प्रति व्यक्ति आय कम होती है तो विभिन्न जो सुविधाएं होती हैं, चाहे एजुकेशन की सुविधा हो, चाहे हेल्थ की सुविधा हो, वहाँ तक जो पहुँच जो होती है निश्चित रूप से कम हो जाती है। तो इन विषयों को सबको, सामाजिक संरचनाओं को, राजनीतिक और नैतिक जो मूल्य हैं उनको, बच्चों को नियंत्रित करते समय बच्चों के विकास के संबंधित या उन विषयों को सबको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। और जब भी कोई स्टेट गवर्नमेंट कोई भी इस तरह की जनसंख्या नीतिगत प्रयास करती है, तो हम जब नियोजन की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि किसी राज्य के द्वारा बेहतर प्रदर्शन जनसंख्या के संदर्भ में, चाहे वो जन्म दर हो, मृत्यु दर हो, प्रजनन दर हो, जो भी मापदंड है वो बेहतर है, तो उसके पीछे कारण क्या रहे हैं? तो मुझे अब तक यही समझ में आया है कि जो डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं वहाँ पर इस तरह के नीतिगत इम्पोज्ड यानी ज़बरदस्ती लागू किए गए प्रयासों से जनसंख्या नियंत्रित नहीं हुई है। वहाँ पे लोग जागरूक हैं, अपने अधिकारों के प्रति महिलाओं को पता है, महिलाओं को गर्भ गिराने की जो स्वतंत्रताएं जो हैं उनको प्राप्त हैं। तो वो उनको पता है कि उनको अपनी आर्थिक स्थिति के हिसाब से 1 बच्चा चाहिए या 2 बच्चा चाहिए। तो इस तरह का जो डिस्क्रिमिनेशन जो हमारे एक तरह से डेवलपिंग कंट्रीज में हमें देखने को मिलता है, तो उन सब विषयों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा जब हम जनसंख्या नीति की बात करते हैं। जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की थ्योरी की बात जब थॉमसन नोटिस्टीन करते हैं, तो वो इन्हीं चीज़ों की बात करते हैं कि किस तरह से विभिन्न अवस्थाओं में, डेवलपमेंट की अवस्थाओं में परिवर्तन होता है, लोगों की सोच में परिवर्तन होता है। तो किस तरह से जो जन्म है और मृत्यु दर का जो अनुपात है उसमें हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। तो उन विषयों को जो विकसित और विकासशील देशों की नीतियों का एक तुलनात्मक अध्ययन हमें करना चाहिए। साथ ही जनसंख्या, भारत की जब जनसंख्या नीति की बात में अगर अभी कोई परिवर्तन करने की बात अगर आती है, तो हमें चाइना की जो वन चाइल्ड पॉलिसी के नकारात्मक प्रभाव जो उसको अब 40 वर्षों में देखने को मिल रहे हैं, तो उन विषयों को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। साथ ही हमारी जो एक विरासत है, पारिवारिक जो संरचनाएं हैं, उनको भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। लोगों की सोच में अंतर लाना बहुत जरूरी है। लड़के और लड़की की जो सोच है उसमें जब तक व्यापक परिवर्तन नहीं आएगा, तो इस तरह के जो नीतिगत जो प्रयास हैं वो सफल नहीं हो पाएंगे। लोगों के विचारों में परिवर्तन लाने पड़ेगा, लोगों की सोच में परिवर्तन लाना पड़ेगा। विशेषकर महिलाओं को एम्प्लॉयमेंट के स्तर को बेहतर बनाना पड़ेगा, जिससे कि उनके द्वारा जो समाज के अंदर, परिवार के अंदर जो नीतिगत जो निर्णय प्रक्रियाएं होती हैं वो स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकें। धन्यवाद।